बात का वक्त 100 बात की एक बात का। ड्रग्स केस पर जारी घमासान के बीच देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के रिश्तेदार पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते का आरोप लगाया, जिसे नवाब मलिक ने खारिज कर दिया। रफाल सौदा मामले में रिश्वत के नए सबूत के बीजेपी के दावे पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 मुस्लिम परिवारों ने 18 साल बाद हिंदू धर्म में वापसी की और नवजोत सिंह सिद्धू की मांग के मुताबिक पंजाब के सीएम ने एडवोकेट जनरल का इस्तीफा मंजूर कर लिया, जबकि डीजीपी की नियुक्ति के लिए केंद्र को अफसरों के नाम भेजे गए। राजस्थान के जोधपुर में एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग जख्मी हैं। रफ्तार के कारण कार बेकाबू हो गई, जिसने पहले सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे बनी झोपड़ी पर चढ़ गई, जिसका हैरान करने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें एक दुपहिया गाड़ी चला रहा शख्स अचानक हवा में उड़ता दिखने लगा। पीछे से आ रही तेज रफ्तार सफेद कार ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि स्कूटी चला रहा इंसान कई फीट हवा में उछल गया। लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हुई, बल्कि उसकी स्कूटी तो करीब 50 फीट तक खुद ही चलती रही। एक और स्कूटी सवार इसी तरह हवा में उड़ता दिखने लगा। गाड़ी की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। एक साथ 2 टू व्हीलर और एक साइकिल को टक्कर मारने के बाद भी गाड़ी न रुकी न धीमी हुई। सड़क के किनारे बनी झोपड़ियों के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसके पास 3 लड़के भी थे। अचानक सब कुछ रौंदती हुई कार इस बाइक से टकरा गई। लड़कों को संभलने का वक्त नहीं मिला और वो भी हवा में उछलते दिखने लगे। फिर सड़क किनारे बनी झोपड़ी को कुचलती हुई कार कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। सब कुछ तहस नहस होने में केवल 7 सेकंड का समय लगा। ऐसा लगा जैसे कार को कोई इंसान नहीं रोबोट चला रहा हो जो ब्रेक दबाना भूल गया हो। सड़क के एक बड़े हिस्से पर कहीं जख्मी लोग गिरे हुए दिखने लगे, कहीं साइकिल, स्कूटी और मोटरसाइकिल गिरी हुई दिखी, तो कहीं लोगों के हेलमेट गिरे हुए दिखाई दिए। धूल का एक गुबार उड़ता हुआ दिखा। सड़क पर कार क्या निकली, जैसे मौत बांटने वाले यमराज ही कार लेकर निकल पड़े हों। और कुछ देर के लिए तो सब कुछ सुन्न सा पड़ गया। कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। जब होश आया तो लोगों को हर तरफ मदद मांगने वाले जख्मी लोग दिखने लगे, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। झोपड़ी के पास बिखरा खून और सड़क किनारे खड़ी कार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना दर्दनाक था। कार वाला लेके आया, ऊपर से गिरा दी गाड़ी। हमारे तो घर पे बैठे थे, बैठे हुए भी लाके ठोक दी और 4 बच्चों बिल्कुल ही बेहोश हो गया था। पुलिस ने फौरन जख्मी लोगों को इलाज के लिए जोधपुर के एम्स में पहुंचा दिया। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर के दौरे पर ही थे। घटना की खबर मिलते ही वो भी अस्पताल पहुंच गए और जख्मी लोगों का हालचाल पूछा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कब खुलेगी, इसकी तस्वीर अब भी साफ नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो छात्र संघ लगातार यूनिवर्सिटी खोलने और पढ़ाई शुरू करने की मांग कर रहा है, जबकि अब यूनिवर्सिटी ने इसके लिए साफ मना कर दिया है। डीयू प्रशासन का कहना है कि जब तक डीडीएमए यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 100% क्षमता के साथ कक्षाएं चलाने की मंजूरी नहीं देती, तब तक यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाएगी। डीयू प्रबंधन ने इसके पीछे दलील दी कि उनके यहां पढ़ने वाले करीब 60% छात्र दिल्ली के बाहर के हैं और वो नहीं चाहते कि वो छात्र अपना घर छोड़कर दिल्ली आएं और यहां भी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ने के बजाय हॉस्टल में रहकर ऑनलाइन क्लास करें। इसलिए यूनिवर्सिटी अब इस बात पर अड़ गई है कि जब तक 100% क्षमता के साथ कॉलेज खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा। दीपक रावत और बता रहे हैं इस पर। दीपक, तो अब यूनिवर्सिटी कब खुलेगी कुछ पता नहीं। किशोर, इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक डीडीएमए इसको लेकर आदेश जारी नहीं कर देता, तब तक वो कैंपस को कैसे खोल दें, क्योंकि सारे फैसले इस वक्त डीडीएमए ही ले रहा है। कोरोना काल में क्या चीज़ कब बंद करनी है, क्या खोलनी है, इसका अंतिम फैसला डीडीएमए ही लेता है। और डीडीएमए ने कॉलेज कैंपस को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में कैंपस को फिलहाल नहीं खोला जा रहा है। हालांकि कुछ स्टूडेंट यूनियन ऐसी भी हैं जो कि इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कि जब दिल्ली में तमाम चीज़ें खोल दी गई हैं तो अब कैंपस को भी खोल देना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस बात को लेकर साफ कह दिया है छात्रों को कि जब तक 100% कैपेसिटी के साथ कॉलेज कैंपस को खोलने की इजाजत डीडीएमए नहीं दे देता, तब तक वो कॉलेज कैंपस को नहीं खोल सकते। यानी कोरोना के बाद भले ही जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही हो, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी खुलेगी या नहीं, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो छात्र संघ यूनिवर्सिटी खोलने और पढ़ाई शुरू करने की मांग कर रहा है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके लिए साफ मना कर दिया और दलील दी कि जब तक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 100% क्षमता के साथ कक्षाएं चलाने की मंजूरी नहीं देती, तब तक यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाएगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 60% छात्र दिल्ली के बाहर के हैं। वो नहीं चाहते कि ये छात्र अपना घर छोड़कर दिल्ली आएं और यहां भी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ने के बजाय हॉस्टल में रहकर ऑनलाइन क्लास करें।
इसलिए यूनिवर्सिटी अब इस बात पर अड़ गई है कि जब तक 100% क्षमता के साथ कॉलेज खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा। 100 बात की एक बात है कि देश में कोरोना फैलने की रफ्तार कम होने और हालात में सुधार होने के बाद स्कूल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छोटे बच्चों के स्कूल भी खोले जा रहे हैं। ऐसे में छात्र संघ ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को खोले जाने की मांग शुरू कर दी, लेकिन डीयू प्रबंधन ने इसके लिए शर्त लगा दी और साफ कर दिया कि जब तक पूरी क्षमता के साथ कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी नहीं मिलती यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाएगी। यानी अब डीयू कब खुलेगी इस पर असमंजस पैदा हो गया। यूरोप के देश बेलारूस से पड़ोस में मौजूद पोलैंड में घुसने के लिए शरणार्थियों की भीड़ ने दावा बोल दिया और उन्हें रोकने के लिए पोलैंड ने अपने 12,000 से भी ज्यादा जवान बेलारूस की सीमा पर तैनात कर दिए। पोलैंड का दावा है कि 3 से 4,000 शरणार्थी पोलैंड के रास्ते जबरन यूरोप में दाखिल होने के लिए बेलारूस के साथ लगने वाले उसके बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हैं। और सामने आई तस्वीरों में भी बॉर्डर के उस पार बेलारूस में खड़ा शरणार्थियों का झुंड दिखा, तो दूसरी तरफ पोलैंड में सुरक्षा बल का पूरा जत्था तैनात नजर आया, जिनके बीच थी कटीली तारों की कई फीट लंबी दीवार। वो दीवार जिसे फांदने के लिए शरणार्थी किसी मौके की तलाश में भी नहीं दिखे, बल्कि वो धड़ल्ले से पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर बिछा कटीली तारों का जाल हटाते नजर आए। सामने ही हथियार लेकर पोलैंड के सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, लेकिन शरणार्थियों के जहन में रत्ती भर का खौफ नजर नहीं आया, बल्कि एक आदमी तो कटीली तारों पर फावड़ा मारता दिखा। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पोलैंड के जवान ने उस पर केमिकल स्प्रे किया तो वो थोड़ा सा पीछे जरूर हटा, लेकिन भागा नहीं, और बाद में तो उसने अपना ही फावड़ा दिखाकर पोलैंड के सैनिक को आंखें दिखा दी। कुछ शरणार्थी पोलैंड के सैनिकों से सीधी लड़ाई में उलझे दिखे, वहीं उनके साथी बॉर्डर पर तंबू गाड़े नजर आए। मतलब वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनका पूरा घर परिवार उनके साथ था, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी। असल में ये शरणार्थी बेलारूस के नागरिक नहीं है। माना जा रहा है कि ये सीरिया, इराक जैसे पश्चिम एशिया के देशों से भागकर बेलारूस पहुंचे वो लोग हैं जिन्हें बेलारूस साजिश के तहत अपने पड़ोसी देशों से लगने वाले बॉर्डर पर लाकर छोड़ देता है, ताकि वो उनके रास्ते यूरोप में घुस सकें। सौभाग्य की बात है कि बेलारूस से आते रिकॉर्ड तोड़ शरणार्थियों ने उसके पड़ोस में मौजूद पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया जैसे यूरोप के देशों की नाक में दम कर दिया है। शरणार्थियों को रोकने के लिए लिथुआनिया तो बेलारूस से लगने वाले अपने बॉर्डर पर बैरियर भी बना रहा है। बेलारूस में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप की वजह से यूरोपियन यूनियन ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। पोलैंड और लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, इसलिए माना जा रहा है कि बेलारूस अपने यहां पहुंचे दूसरे देशों के शरणार्थियों को यूरोपियन यूनियन में छोड़कर उससे बदला ले रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जरूरी निर्देश जारी कर दिए। दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा ऐसी जहरीली हुई कि लोगों पर सांस का संकट मंडराने लगा। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार चला गया और ऐसा स्मॉग छाया कि दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट जल गई। दिल्ली में धुंध का आलम यह है कि इंडिया गेट और अक्षरधाम मंदिर ठीक से नजर तक नहीं आए। यही हाल कालिंदी कुंज के आसपास भी रहा। इस वक्त कालिंदी कुंज के पास है और यहाँ पर जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है। दिल्ली में स्मॉग से लोग परेशान हैं। घूमने फिरने वाले हों या टहलने वाले, सभी का घर से निकलना मुहाल हो गया। सुबह जैसे हम मॉर्निंग में निकले तो थोड़ा सा बाहर निकलने में भी डर लग रहा था कि आगे गाड़ी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी और ट्रैवलिंग करना सेफ होगा कि नहीं होगा। जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है उनके सर पर तो मानो आसमान गिर गया हो। इतना तकलीफ हो रहा है कि मेरे को 4-5 बार अस्थमा का वो दवाई का पंप लेना पड़ रहा है। यही वजह रही कि गैस चेंबर जैसी हो चुकी दिल्ली की हालत सुधारने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ निर्देश जारी किए, जिनके जरिए दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद मिल सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये निर्देश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत जारी किए, जिनमें कई ऐसी मशीनों का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश शामिल है जिनसे धूल उड़ती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए यात्रा की कीमतें कम की जाएं। साथ ही दिल्ली NCR में कोयले से चलने वाले कारखानों को कम करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा दिल्ली NCR में ईंट भट्टे बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण कम करने के लिए 11 नवंबर से एक अभियान चलाने का ऐलान किया है। पूरे दिल्ली के अंदर 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक 1 महीने का ये सघन एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं। सौभाग्य की एक बात है कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पराली और पटाखे के डबल अटैक ने दिल्ली में सांस लेना मुश्किल कर दिया है और लोगों को इसी मुश्किल से निकालने की कोशिश चल रही है, जिसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली सरकार दोनों ने जरूरी कदम उठाए। बिहार में फिर जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आया।
बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव से पहले 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत का दावा किया गया, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस शराब कांड से नाराज पीड़ित परिवारों का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। लोग सब मर रहा है, उनको बंद कीजिए। घर घर में आदमी मर जाएगा तो कौन कमा के खिलाएगा। चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जो लगातार रेड है, पुलिस की रेड जो है वो चल भी रही है, पहले से भी चल रही है। उसी मामले को हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं आरजेडी ने एक ट्वीट कर इस शराब कांड के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और राज्य में लागू शराबबंदी को फेल बताया। पेट्रोल और डीजल से जुड़े पंजाब सरकार के एक विज्ञापन ने कांग्रेस की ही राजस्थान सरकार की मुश्किल बढ़ा दी। पंजाब सरकार ने तेल की कीमतें अपने राज्य में सबसे कम और राजस्थान में सबसे ज्यादा होने का दावा किया। उसने तुलना करते हुए पंजाब और हरियाणा के अलावा राजस्थान सरकार की तेल की कीमतें भी जारी कर दी। इसमें पेट्रोल सबसे ज्यादा 116 रुपए 27 पैसे दिखाया गया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक आदमी की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जुआ खेलने के दौरान पैसों पर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने पीट कर यह हत्या कर दी। गुजरात में गांधीनगर जिला पंचायत के दफ्तर में आग लग गई, जिसमें काफी सरकारी दस्तावेज जल गए। टीम इंडिया के साथ रवि शास्त्री का कोच के तौर पर कार्यकाल पूरा हो गया। टीम से अलग होने से पहले उन्होंने ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों को आगे और अच्छा खेलने की प्रेरणा दी। हालांकि इस दौरान उन्होंने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाने पर दुख भी जताया। Over the last few years, to go across the globe, across all formats, and beat everyone, makes you one of the great teams that have played the game. भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में बीती रात आग लग गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। आग लगने के बाद वार्ड में भर्ती 40 नवजात शिशु और डॉक्टर फंस गए, जिनमें 36 को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जिंदगी बचाने वाले अस्पताल में जिन 4 बच्चों की जान चली गई, उनमें एक के परिजन को जब बच्चे का शव सौंपा गया तो अस्पताल परिसर मां की चीत्कार से गूंज उठा। जिगर के टुकड़े की धड़कन थमी तो बेबस पिता में इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि बिलखती पत्नी को ढांढस बंधा सके। ऐसे में अपनों की खोज खबर लेने पहुंचने वाले ही ढांढस बंधाने पहुंच गए। हिम्मत मिली तो घुटने के बल बैठे पिता ने खड़े होने का साहस किया। पिता की हथेलियों के पालने में बेजान बच्ची नजर आई, जिसे जी भर देखने तक का मौका नहीं मिला और मुंह से नाम की जगह निकले गिनती के वो चंद दिन, जितने दिन इस दुनिया में आने के बाद वो बच्ची सांसें ले सकी। दुख की इस घड़ी में अजनबियों का सहारा पाकर पीड़ित परिवार वाले घर जाने को निकल पड़े, लेकिन उनके पीछे अस्पताल में वही दुख और अफरा तफरी का माहौल नजर आया। कई लोगों को हादसे के घंटों बाद भी अपने बच्चों की खबर नहीं मिल पाई, तो कई अपनों की तलाश में भटकते दिखे। और अस्पताल के बाहर जमा भीड़ में हर माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आईं। एक महिला ने तो अफरा तफरी के माहौल में बच्चों की अदला बदली तक के आरोप लगा डाले। मुझे कह रहे मृत बच्चा है, आपके बच्चे की बॉडी अभी दे देंगे 11 बजे, पर जब मैंने वार्डों में देखा बच्चा तो मेरा बच्चा है, उस पे दूसरे के नाम की चिट लगी हुई है। चूंकि आग कमला नेहरू अस्पताल की 3री मंजिल पर लगी, जिसमें बच्चों का आईसीयू भी है, इसलिए अंदेशे से भरे परिजनों की भीड़ लगते देर नहीं लगी। बताया गया कि रात करीब 9 बजे 3री मंजिल से धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही देर में आग की लपटें भी निकलने लगी। अस्पताल में मौजूद लोगों ने फौरन वार्ड के शीशे तोड़ डाले और वहां फंसे लोगों को निकाला जाने लगा। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गईं और ज्यादा नुकसान होने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं और जो ACS डिपार्टमेंट के हैं मोहम्मद सुलेमान, उनको जांच के लिए कहा गया है। हादसे के बाद राज्य के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग हालात का जायजा लेने पहुंचे तो बाहर निकलते वक्त परेशान परिवार वालों ने उन्हें घेर लिया, जिन्हें वो ढांढस बंधाते नजर आए। जाहिर है सरकार और प्रशासन का ध्यान राहत और बचाव के काम पर लगा रहा, लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी जोर मारने लगी। आग अस्पताल में लगी और मामला बच्चों से जुड़ा था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए अस्पताल के बाहर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ नेता और कार्यकर्ता अस्पताल के अंदर जाने की जिद पर अड़ गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को मान मनोवल करनी पड़ी। प्लीज मैडम, ये इस चीज का वक्त नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, आपने अपनी बात रख दिया, आला अधिकारी आप उनसे बात कर लीजिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हटे तो कुछ देर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बच्चों का हाल जानने पहुंच गए। जो मैंने दृश्य देखा है जी, सब बच्चों की हालत गंभीर है। हालांकि राज्य सरकार ने अस्पताल में भर्ती बच्चों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ने और जांच के बाद हादसे के लिए कसूरवार पाए गए व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद सरकार ने ऐसे हादसों को रोकने की दिशा में कदम उठाने के संकेत दिए।
सौभाग्य की एक बात यह कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग क्यों लगी ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस हादसे से सबक लेते हुए राज्य के सभी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला कर लिया और यह भरोसा भी दिया कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में अस्पताल में मौजूद आग बुझाने वाले उपकरणों के खराब होने के आरोप लगे तो सरकार ने इसकी जांच के भी आदेश दे दिए। इस वक्त सरकार की पहली कोशिश पीड़ितों को मरहम लगाने की। इसी वजह से पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। यूपी के लखीमपुर कांड में गिरफ्तार आरोपियों से जब्त हथियारों की जांच रिपोर्ट आ गई। News18.com की रिपोर्ट है कि आरोपियों की राइफल, रिपीटर गन और पिस्तौल की जांच में यह पता चला कि 3 अक्टूबर को इन हथियारों से गोलियां चली थीं। हालांकि इस घटना में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी को भी गोली लगने की बात सामने नहीं आई। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर किसान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का विरोध करने पहुंचे थे। तभी कुछ किसान एक गाड़ी की चपेट में आ गए थे, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। आरोप लगा कि जिस गाड़ी से यह घटना हुई वो केंद्रीय मंत्री के समर्थकों की थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 और लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में इल्जाम लगने के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में राष्ट्रपति लुइस आर्से के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कई शहरों में जनता सड़क पर उतर आई। वहां की ट्रांसपोर्ट और रिटेल यूनियनें तो हड़ताल पर चली गईं। असल में बोलिविया की सरकार ने एक कानून पास किया है जिस पर लोगों को डर है कि सरकार को उनकी संपत्ति पर डाका डालने की छूट मिल जाएगी, क्योंकि कानून सरकार को बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी की भी संपत्ति की जांच करने का अधिकार देता है। इसलिए उस कानून को रद्द करवाने के लिए राजधानी लापास में यूनियन के लोगों और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया। हाथों में पोस्टर और बोलिविया के बड़े बड़े झंडे थामकर वो मार्च निकालते नजर आए। दिन के उजाले में पटाखे जलाकर प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी भी कर दी। लेकिन लापास से उलट बोलिविया के कोचाबाम्बा शहर में विरोध प्रदर्शन की बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिली। वहां प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई। लोगों ने रास्ते ब्लॉक किए तो पहले तो पुलिस ने खुदाई करने वाली मशीन चलवाकर रास्ता साफ कराया और फिर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। सौभाग्य की बात है कि 2019 में एवो मोरालेस के इस्तीफे से बोलिविया में मची उथल पुथल के बाद लुइस आर्से पिछले साल भारी बहुमत से राष्ट्रपति बने, जो कि उससे पहले एवो मोरालेस की ही सरकार में बोलिविया के वित्त मंत्री हुआ करते। वो एवो मोरालेस की ही पार्टी के सदस्य हैं और उन्हें वित्त मंत्री रहते बोलिविया के आर्थिक विकास के पीछे का दिमाग भी माना जाता है। उनकी सरकार का दावा है कि कोरोना महामारी से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नया कानून बनाया गया, लेकिन लोगों को डर है कि कानून को हथकंडा बनाकर सरकार बोलिविया के हर नागरिक की एक-एक संपत्ति का ब्यौरा मांगेगी और उसे जब्त कर लेगी। गुजरात के भावनगर में 2 दिन पहले हाथ से पटाखे जलाकर लहराने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने पटाखे की लड़ी को बीच सड़क पर आग लगाई और फिर अपने सिर के ऊपर उसे गोल गोल घुमाने लगा था। इसका एक वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था, जिसके बाद उसकी इस हरकत को बाकी लोगों की जान के लिए खतरा बताते हुए पुलिस ने भावनगर से उसे गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में जीका मरीजों की संख्या 100 के ऊपर चली गई। कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मरीजों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। ताजा मिले 10 मामलों के साथ कानपुर में जीका वायरस के कुल मरीजों की तादाद 105 हो गई, जिसके बाद प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। बताया गया कि 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर का दौरा करेंगे, जिसमें वो जीका से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। 80,000 से ज्यादा घरों में स्क्रीनिंग हो चुकी है और 600 ज्यादा महिलाओं की रिपोर्ट तैयार हो गई। इन सबके बीच भी गर्भवती महिलाओं में संक्रमण पाने जाना कहीं न कहीं चिंता का विषय बन रहा है। हालांकि जीका से निजात पाने के लिए नगर निगम की एक टीम लगातार दवा का छिड़काव और साफ सफाई के कामों में लगी नजर आई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह ने भी प्रभावित इलाकों के साथ जीका वार्ड का भी दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि जीका से निपटने के लिए तैयारी दुरुस्त है। टीमें अपना हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं, जो सिम्टोमेटिक और गर्भवती माताएं और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके सैंपलिंग कर रहे हैं। समीर वानखेड़े के पिता ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की पुलिस में शिकायत की और उनके परिवार की जाति के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। साथ ही नागरिकों की हत्या के मुद्दे पर भी इस बैठक में बात हुई। नुसरत भरूचा की फिल्म छोरी का टीजर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 26 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पुलिस ने एक महिला की हत्या के आरोप में घर में काम कर चुके एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में एक 2 मंजिला मकान ढहने से हड़कंप मच गया और बताया गया कि मकान की निचली मंजिल में मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ऊपर का हिस्सा भरभरा कर गिर गया और वहां रहने वाले कई लोग मलबे में ही फंस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। सामने आई तस्वीरों में बचाव कर्मी मलबे में फंसे बच्चों को बाहर निकालते नजर आए। बताया गया कि इमारत में 2 परिवार मौजूद थे, जिन्हें एक एक कर बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मलबे की चपेट में आने से कुछ लोगों को चोटें जरूर आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सबको सही सलामत निकाल लिया गया है। कोई इस पूरे मामले में किसी की मौत नहीं हुई है। इन लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद बचाव दल ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया और मलबे में फंसे लोगों की तलाश की। सौभाग्य की बात यह कि जहां यह हादसा हुआ वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जिसकी वजह से बचाव के काम में भी मुश्किलें आईं। हालांकि बचाव दल ने मुस्तैदी दिखाते हुए मलबे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे के बाद इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के 5 और मददगारों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वहां चल रही मुठभेड़ के दौरान चलाए गए सर्च ऑपरेशन में ये 5 लोग पकड़े गए, जिन पर आतंकियों को खाना पहुंचाने और सुरक्षा बल की गतिविधियों की जानकारी देने का आरोप है। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही अब तक 26 लोगों को आतंकियों की मदद के आरोप में वहां पकड़ा जा चुका है। बताया गया कि राजौरी और पुंछ में आतंकियों के मददगारों का यह सबसे बड़ा नेटवर्क था, जिसका भंडाफोड़ किया गया, जो सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने में भी मदद करते थे। पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ अब भी ऑपरेशन जारी है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कोरोना की वजह से दोबारा लगाए गए लॉकडाउन और अनिवार्य वैक्सीन के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और इसके लिए वो वेलिंगटन के रास्तों पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर पहुंचे। कुछ देर में ही पूरी की पूरी सड़क महंगी मोटरसाइकिलों से भर गई। इनमें कुछ लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनमें लॉकडाउन खत्म करने की मांग की गई। रैली में मौजूद लोगों ने आजादी के नारे भी लगाए। वहां कुछ लोग न्यूजीलैंड का झंडा लेकर सरकार के अनिवार्य वैक्सीन के फैसले का विरोध जताते दिखे। इन प्रदर्शनकारियों ने शहर की तमाम सड़कों को घेर लिया और आने जाने वाले तकरीबन सभी रास्ते बंद कर दिए। नारेबाजी कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य करने के साथ ही न्यूजीलैंड के कई शहरों में लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के साथ ही कई शहर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने के बाद बंद कर दिए गए। इसी के विरोध में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने के लिए राजधानी वेलिंगटन में इकट्ठा हुए, जिन्होंने मोटरसाइकिल रैली के बाद जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि लगातार बढ़ते मामलों की वजह से कई शहरों में लॉकडाउन लगाना जरूरी था, जिनमें एक ऑकलैंड में इसी महीने के आखिर तक लॉकडाउन हटा भी दिया जाएगा। हरियाणा के रोहतक में धान की खरीद न होने से भड़के किसानों ने जमकर हंगामा किया। हरियाणा सरकार पीआर किस्म के धान को ही एमएसपी पर खरीदती है, लेकिन किसानों का आरोप है कि इस बार अभी तक उनकी फसल नहीं खरीदी गई, जिससे नाराज होकर उन्होंने मंडी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे किसान डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर सड़क को जाम कर दिया। यही नहीं, किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। बाद में प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंचे और किसानों को धान की एमएसपी पर खरीद शुरू करने का भरोसा दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तिहाड़ जेल के 200 करोड़ तिहाड़ जेल में 200 करोड़ वसूली मामले में तिहाड़ जेल के 5 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तिहाड़ जेल के 5 अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप है, उनको गिरफ्तार किया गया है। आनंद तिवारी हमें और बता रहे हैं इस पर। आनंद, क्या खबर है, क्या पता चल रहा है? जी देखिए किशोर जी, जो सुकेश चंद्रशेखर था जिसने 200 करोड़ रुपए की वसूली तिहाड़ जेल के अंदर से की थी, उस मामले में जो आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली पुलिस की, उसने 2 सुप्रिंटेंडेंट सुनील कुमार, सुंदर बोरा, इसके अलावा डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट महेंद्र प्रसाद, लक्ष्मी दत्त और एक एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट प्रकाश चंद को गिरफ्तार किया। कुल 5 जेल अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि 20 करोड़ रुपए की घूस जो है सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ के ऑफिशियल्स को दी थी। तो एक बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया और हाल में ही इस मामले में मकोका में चार्जशीट जो है वो दिल्ली आनंद, ये 20 करोड़ है या 200 करोड़ है? 20 करोड़ है जी। देखिए 200 करोड़ रुपए की तो वसूली की थी सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के अंदर से, लेकिन 20 करोड़ रुपए की घूस जो है वो जेल प्रशासन को दी है। इस बात का खुलासा किया है इन 5 जो जेल ऑफिशियल को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने आज। शुक्रिया आनंद आपका। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देगी।
यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि पार्टी इसके विरोध में धरना भी देगी। अगर चुनाव आयोग के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी को धरना देना पड़ा तो हम सब लोग जाकर के धरने पे बैठ जाएंगे। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। दावा है कि इनके पास से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई। खबर है कि ईडी जल्द यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की काफी अवैध संपत्ति जब्त करेगा। यही नहीं, अतीक अहमद के बेटे उमर से भी जल्द पूछताछ की जाएगी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ आने वाले वक्त में कई और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुख्य कोच बनाया गया। Thank the RCB management and the entire structure of RCB for reposing faith in me and giving me an opportunity. पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग पर दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली सचिवालय के बाहर धरना दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी हाथों में तख्तियां लेकर वहीं सड़क पर बैठ गए और अपनी मांग दिल्ली सरकार के सामने रखी। टमाटर, चावल, दाल, सरसों का तेल, ये तमाम चीजों को गले में लटकाए ये यहाँ पर महंगाई के खिलाफ ही हल्ला बोल रहे हैं। अनिल चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर पंजाब मॉडल अपनाने की नसीहत तक दे डाली। 10 रुपए 5 रुपए कम से कम जो पंजाब गवर्नमेंट ने घटाए, चन्नी जी ने घटाए, कम से कम उसी को अपना करके आप दिल्ली की जनता को राहत दें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक निजी अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 3 मरीजों की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनके इलाज में लापरवाही बरती गई, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उन लोगों की सांसें थमी तो उनके घर वाले खुद पर काबू नहीं रख पाए और वहीं चीख पुकार मच गई। अपनों को खोने वाले इन लोगों ने सवाल खड़ा किया कि अस्पताल प्रशासन के सब कुछ ठीक बताए जाने के बावजूद तीनों की मौत कैसे हो गई। 500 तो कह रहे थे 200 हो गया, नॉर्मल है, बीपी कितना है, नॉर्मल वो भी। वहीं अस्पताल की तरफ से दलील दी गई कि उन लोगों को डेंगू के अलावा कई दूसरी बीमारियां भी थीं। पेशेंट जो है ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं कि उस समय उनकी पल्स रेट और बीपी वो बिल्कुल डॉक्टर्स का असेसमेंट जैसा है कि वो नहीं आ रहा है। मामले ने तूल पकड़ा तो जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। एक साथ 3 व्यक्ति एक जगह पे डेंगू में मरे या स्वाभाविक है, फिर भी मैटर को देखा जाएगा। अस्पताल में हंगामा बढ़ने पर कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। उन्होंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग उनकी सुनने को तैयार नहीं दिखे। सौभाग्य की बात है कि अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 3 लोगों की एक साथ मौत होने पर बवाल बढ़ गया। उनके परिवार वालों के जज्बात ने कब हंगामे की शक्ल ले ली, यह अस्पताल प्रशासन भी नहीं समझ पाया। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि सीएमओ ने बिना देर किए इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। अफगानिस्तान के कंधार में सेना की एक परेड निकाली गई, जिसकी कमान तालिबान के लड़ाकों ने संभाली। इसमें सेना के बड़े बड़े टैंक एक कतार में चलते नजर आए, जिन पर तालिबान का झंडा दिखाई दिया। इसे देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े दिखाई दिए। इस शक्ति प्रदर्शन में हथियारों के साथ हवाई ताकत की भी नुमाइश की गई। खबर है कि यूपी में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने में देरी होगी। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि प्रियंका गांधी ने राज्य में महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में दमदार महिला उम्मीदवार नहीं मिल रही। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहली लिस्ट के लिए 50 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके थे और पार्टी इन नामों का ऐलान कर राज्य में सियासी बढ़त बनाना चाहती थी। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रियंका के महिला आरक्षण के दांव से इस पर ब्रेक लग गया। लिहाजा प्रियंका के वादे को पूरा करने के लिए रणनीति में बदलाव किया गया और कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर की महिलाओं को ही सियासी अखाड़े में उतारने पर विचार शुरू हो गया। जिनको ये संशय है वो महिला विरोधी हैं, वो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते। सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में बीते कई चुनावों से कमजोर दिख रही कांग्रेस ने इस बार अपने बलबूते जनाधार को मजबूत करने की ठानी है। इसी कोशिश में 2022 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% सीटों पर महिलाओं को उतारने का ऐलान किया। इस ऐलान का मकसद आधी आबादी को लुभाना था। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के लिए 10 अक्टूबर तक अर्जी देने की तारीख तय की थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक महिलाओं की अर्जियां नहीं आई। इससे पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा संसद के शीतकालीन सत्र में अपना आंदोलन तेज करेगा।
संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 29 नवंबर से रोजाना 500 ट्रैक्टर संसद भवन की तरफ भेजे जाएंगे, क्योंकि 29 तारीख से ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो जाएगा और इसी से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक की। इसमें यह भी ऐलान किया गया कि 26 नवंबर को देश भर में कई सभाएं होंगी। साथ ही 28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में एक किसान मजदूर महापंचायत का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस ऐलान के दौरान ही संयुक्त किसान मोर्चा में अनबन की खबर भी सामने आई। पुदुचेरी में लगातार बारिश की वजह से अगले 2 दिन तक के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। मेटल और बैंक समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। इससे सेंसेक्स 112 अंक गिरकर 60,433 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 24 अंक नीचे 18,044 पर खिसक गया। उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बीएसपी की एक बैठक में कई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया गया कि हरिद्वार जिले की एक विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी के लिए 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद पार्टी की यह बैठक जंग का अखाड़ा बन गई। इसी दौरान एक गुट के कार्यकर्ता ने दूसरे गुट के लोगों पर कुर्सी दे मारी। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 3 मिनट के ब्रेक के बाद मात्रा बढ़ने से घर से बाहर निकले लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गईं। मास्क लगा के रखना चाहिए, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को प्रदूषण की वजह से। लालकृष्ण आडवाणी 94 साल के हो गए। इस मौके पर पीएम मोदी समेत कई नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय समुदाय के साथ लंदन में दिवाली मनाई और मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उनके साथ वहां की गृह मंत्री और भारतीय मूल की प्रीति पटेल भी मौजूद रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ये पूछा कि क्यों न ऐसी महिलाओं के रहने का इंतजाम किया जाए जो महिलाएं अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाती हैं। एक याचिका में ये दलील दी गई कि ऐसी शिकायत करने वाली कई महिलाओं के पास रहने और खाने तक की व्यवस्था नहीं होती। यही नहीं, कई बार मायके से भी पूरी मदद नहीं मिल पाती। ऐसे में इन महिलाओं को बेघर होना पड़ता है। अदालत ने इसी याचिका पर सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। यूपी के सोनभद्र में वन विभाग की एक टीम ने खेतों में घूम रहे एक तेंदुए को पकड़ लिया। बताया गया कि इस तेंदुए की आंखों में कुछ खराबी है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के दामाद को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाने पर सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर एक सुर में हमला किया और परिवारवाद का आरोप लगाया। वैसे बड़ी यह बेशर्मी वाली गल है कि जिहड़ी सरकार घर घर नौकरी का वादा करके पंजाब के लोगों नाल आई होवे, जदों पहले वाले मुख्यमंत्री सी उदों भी यही कुछ चलता रहा। लेकिन कांग्रेस ने योग्यता की दलील देकर इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। किसी का भी रिश्तेदार हो तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अयोग्य हो जाए। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले पर पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हरियाणा की रोहतक जेल में गुरमीत राम रहीम से पूछताछ की। पेटीएम का आईपीओ खुल गया और उसके एक शेयर की कीमत अभी 2080 से 2150 रुपए रखी गई। ये आईपीओ 10 नवंबर को बंद होगा। मशहूर डांसर सितारा देवी की जिंदगी पर फिल्म बनाई जाएगी। उनकी 101वीं जयंती पर फिल्म निर्माता राज सी आनंद ने इसका ऐलान किया। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक तरफ जहां पूर्वांचल की जनता के लिए बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है, तो वहीं देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा योगदान साबित होने वाला है। लखनऊ से गाजीपुर तक बने 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को इस पर उतारा जा सके। ये हवाई पट्टी सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर में बनाई गई है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मैक्सिमम पार्ट है, लगभग 110 किलोमीटर है। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जो कि एयरफोर्स यूज कर सकती है वो है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को नोटिस जारी किया और समीर वानखेड़े से जुड़े मानहानि केस में 9 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। ये याचिका समीर वानखेड़े के पिता ने दायर की थी। गुजरात के गांधीनगर में 3 बच्चियों के रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर इल्जाम है कि उसने रेप के बाद एक बच्ची की हत्या भी कर दी और उसने अपने गुनाह कबूल किए। हमें इसके लिए काफी एविडेंस भी मिले। राष्ट्रपति भवन में साल 2020 के लिए पद्म सम्मान दिए गए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इनके परिवार ने हासिल किया। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रपति ने पीवी सिंधु और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को पद्म भूषण पुरस्कार दिया, जबकि कंगना रनौत और अदनान सामी समेत कई हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए।
क्रूज ड्रग्स पार्टी के केस की जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम ने शुरू कर दी। जांच टीम की अगुवाई डीडीजी विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ ज्ञानेश्वर सिंह क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी कई जगहों पर पहुंचे। क्रूज टर्मिनल पर विजिट करने के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम इस वक्त जो है बाहर निकल रही है। आप देखिए कि ये सामने गाड़ी जो आपको दिख रही है, इसमें डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जो विजिलेंस टीम के हेड हैं, वो इस वक्त जो है यहाँ से निकले हैं। पहले ही दिन एसआईटी ने गवाह प्रभाकर साहिल को पूछताछ के लिए बुला लिया। इसके अलावा केस से जुड़े तमाम लोगों से दोबारा पूछताछ किए जाने का अनुमान है। हमारी विजिलेंस टीम दूसरी बार जांच के सिलसिले में आई है। हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया जो कि जांच के लिए आवश्यक है। संयुक्त किसान मोर्चा उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बीएसपी की एक बैठक में कई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया गया कि हरिद्वार जिले की एक विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी के लिए दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद पार्टी की ये बैठक जंग का अखाड़ा बन गई। इसी दौरान एक गुट के कार्यकर्ता ने दूसरे गुट के लोगों पर कुर्सी दे मारी। हंगामा बढ़ा तो बैठक में शामिल कई लोग बाहर भागते नजर आए, लेकिन चंद मिनट बाद पार्टी का झगड़ा भी सड़क पर पहुंच गया। वहां भी अपनी बात मनवाने के लिए ये कार्यकर्ता कुर्सियां लहराते दिखे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए बीएसपी ने यह बैठक बुलाई थी। बड़ी खबर आ रही है मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय इलाकों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन दिनों में ऐसी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में आने वाले 2 दिन तक जोरदार बारिश हो सकती है। खासकर आने वाले 2 दिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के लिए बेहद भयावह साबित हो सकते हैं। मतलब 3 दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी निकला भी नहीं है और अब नई मुसीबत का अलर्ट फिर जारी हो गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट यानी खतरा बड़ा है। भारी बारिश, तूफान या इसी तरह की प्राकृतिक आपदा से पहले लोगों को चेताने के लिए ऐसा अलर्ट जारी किया जाता है। मौसम विभाग की चेतावनी का असर इसी से समझा जा सकता है कि तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई समेत 9 जिलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। स्कूल और कॉलेज सब बंद रहेंगे, यानी इन राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मौसम विभाग ने खतरे को देखते हुए इन राज्यों में मछुआरों को गहरे समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। चेन्नई में 40 से ज्यादा जगहों की पहचान की गई जहां बाढ़ का खतरा है। अमित पांडे इस पर और बता रहे हैं। अमित, 2 दिन तक भारी बारिश इस मौसम में, इन दिनों नवंबर की बात हो रही है। जी, भारी बारिश की चेतावनी है आने वाले 2 दिनों में, यानी कि बुधवार और गुरुवार। और वही इलाका है कोस्टल इलाका जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा से सटा हुआ है। और इसी जगह पर पहले भी बारिश हुई थी और इसको देखते हुए एनडीआरएफ सहित तमाम एजेंसियों ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। दोगुनी जो डिप्लॉयमेंट है एनडीआरएफ की वह की गई है। 10 टीमें तमिलनाडु में तैनात की गई हैं, 1 टीमें पुदुचेरी में, इसके अलावा 3 टीमें केरल में भी तैनात की गई थी। इससे पहले इसी वजह से जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक प्रेशर था, जब बारिश का दौर आया था, तब 4 टीमें तैनात थी और अब 10 टीमें तैनात की गई हैं। मतलब इन 3 राज्यों पर अगले 2 दिन भारी पड़ने वाले हैं जो चेतावनी जारी की गई है उसके हिसाब से, क्योंकि मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय इलाकों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी इन राज्यों में आने वाले 2 दिन तक जोरदार बारिश हो सकती है। खासकर आने वाले 2 दिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के लिए बेहद भयावह साबित हो सकते हैं। मतलब 3 दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी निकला भी नहीं है, अब नई मुसीबत का अलर्ट फिर जारी हो गया है। मौसम विभाग ने तो तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी खतरा बड़ा है। भारी बारिश, तूफान या इसी तरह की प्राकृतिक आपदा से पहले लोगों को चेताने के लिए ऐसा अलर्ट जारी किया जाता है। चेतावनी का असर इसी से समझ लीजिए कि तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई समेत 9 जिलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। स्कूल और कॉलेज सब बंद रहेंगे, यानी इन राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मौसम विभाग ने खतरे को देखते हुए इन राज्यों में मछुआरों को गहरे समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही चेन्नई में 40 से ज्यादा जगहों की पहचान की गई जहां बाढ़ का खतरा है। सौभाग्य की एक बात यह कि कुछ दिनों पहले हुई बेमौसम बारिश ने चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए थे और अभी महानगर इससे उबरा भी नहीं कि नई चेतावनी आ गई है। मौसम विभाग ने इस बारिश के लिए चक्रवाती दबाव को जिम्मेदार बताया और एक बार फिर वैसे ही हालात बन गए। लगातार होने वाली बारिश से चेन्नई में ही करीब 260 घर तबाह हो गए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 160 से ज्यादा राहत बचाव शिविर बनाने की नौबत आ गई है। एक बार फिर वैसा ही खतरा तमिलनाडु, आंध्र सहित केरल के तटीय इलाकों पर मंडरा रहा है।
फडणवीस ने नवाब मलिक के रिश्तेदार पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदार ने अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदी। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता। आरोप लगा तो नवाब मलिक ने इसे गलत बताया और फडणवीस को घेरा। किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। कई राज्य सरकारों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाने के बाद राजस्थान सरकार ने भी वैट घटाने का ऐलान कर दिया। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में एक जनसभा में यह ऐलान किया। क्योंकि सब राज्यों ने कम किया, अड़ोस पड़ोसी राज्यों ने, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, तो हमें भी कम करना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की, जिस पर सियासत और तेज हो गई। बीजेपी ने वैट कम करने के बजाय इस तरह की मांग को जनता की परेशानी बढ़ाने वाला रवैया बताया। ये जो 2020 के 3 महीने हैं, इनमें 7% जब कोरोना से लोग पीड़ित थे तब राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ाया गया, लेकिन वो अभी तक कम नहीं किया गया कोरोना खत्म होने के बावजूद भी। जबकि कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। केंद्र सरकार ने लगातार कीमतों में बढ़ोतरी करते 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 जो है उस वैट में जो घटाया था हमने, उसका भी राहत लोगों को लेने नहीं दी। पश्चिम बंगाल कैबिनेट में कुछ फेरबदल किए गए। सीएम ममता बनर्जी ने वित्त विभाग अपने पास रख लिया, क्योंकि वहां के वित्त मंत्री अमित मित्रा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। इनके अलावा सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद पुलक रॉय को राज्य का नया पंचायत मंत्री बनाया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना ने दिव्यांगों के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया। इस दौरान कुछ दिव्यांगों को आर्टिफिशियल अंग लगाए गए ताकि वो भी आम लोगों की तरह अपना काम कर सकें। इनकी कृपा से हम चलने फिरने के काबिल हो गए हैं। हरियाणा में बीते कुछ दिनों से जारी खाद की कमी से किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। खाद के लिए दुकानों और मंडियों के बाहर पहुंचे किसानों का इंतजार बढ़ने लगा तो कई जगहों पर वो हंगामे पर उतारू हो गए, जिसकी एक तस्वीर रेवाड़ी में दिखी, जहां किसानों ने आजिज आकर अनाज मंडी का मेन गेट बंद कर दिया। असल में कई दिनों से खाली हाथ लौट रहे किसानों को बताया गया कि सुबह से खाद बांटी जाएगी, लेकिन जब मंडी खुली तो रात से इंतजार कर रहे किसानों का भरोसा उस नोटिस से टूट गया जिसमें खाद नहीं होने की जानकारी थी। ऐसे में किसानों ने आपा खो दिया। हालांकि पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर अनाज मंडी का गेट खुलवाया। कुछ ऐसा ही हाल झज्जर का भी दिखा, जहां डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए सरकारी गोदाम पर पहुंचे किसानों को 3-3 बार लाइन में लगने और इतनी ही बार टोकन मिलने के बावजूद खाद नहीं मिली। फिर तो नाराज किसानों ने शहीद भगत सिंह चौक पर ही धरना दे दिया। शहर की सड़क बंद हुई तो पुलिस और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और किसानों को मनाने की कोशिश शुरू हो गई। प्रशासन की पहल के बाद किसानों ने रास्ता खोल दिया। सौभाग्य की बात है कि रबी की फसल की बुआई का वक्त बीतने की वजह से किसानों का धीरज जवाब देने लगा। झज्जर में खाद के लिए किसान सूरज के उगने से पहले ही गोदाम के बाहर पहुंच गए, लेकिन शाम तक इंतजार करने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिली। जब कर्मचारी गोदाम बंद कर चले गए तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर ही धरना दे दिया। किसानों के धरने के बाद झज्जर में तो पुलिस के पहरे में खाद बंटवाई गई, लेकिन रेवाड़ी में लाइन में लगे किसानों को जब खाद नहीं मिली तो उन्होंने अनाज मंडी का मेन गेट ही बंद कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की अपील के फौरन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे, जहां वो अरदास के लिए डेरा बाबा नानक पहुंचे और फिर वहीं से दूरबीन के जरिए करतारपुर कॉरिडोर देखा, जिसके बाद सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अपील की। असंख्य संभावनावां दा ये कॉरिडोर है और इन्नियां संभावनावां ने जड़ियां अनंत कहंदे आ ना, उस तरीके दी। सिद्धू की अपील के तुरंत बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी, जिसमें उन्होंने मांग की कि करतारपुर कॉरिडोर खोला जाए। इस बीच पंजाब सरकार ने पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। यही नहीं, डीजीपी के सिलेक्शन पर भी सरकार की ओर से अफसरों का एक पैनल भेजा गया। माना जा रहा है कि ऐसा सिद्धू के दबाव की वजह से हुआ, क्योंकि सिद्धू ने कहा था कि अगर एडवोकेट जनरल और नहीं हटे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। सौभाग्य की बात यह कि सिद्धू और चन्नी के बीच अनबन की खबरें लगातार आ रही हैं। खासकर एजी और डीजीपी की नियुक्ति के मुद्दे पर तो सिद्धू खुलकर चन्नी पर हमला कर चुके हैं और अब उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के मुद्दे पर चन्नी से लीड ले ली। यही नहीं, माना जा रहा है कि सिद्धू के दबाव की वजह से ही एजी का इस्तीफा भी मंजूर किया गया।
अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स का कैप्सूल यानी एक छोटा अंतरिक्ष वाहन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर 200 दिन बाद पृथ्वी लौट आया। अप्रैल में इसी कैप्सूल में सफर करके 2 अमेरिकी, 1 जापानी और फ्रांस का एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचे थे। और लगभग 6 महीने के मिशन के बाद चारों अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर जाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकल पड़े। दोपहर में चला कैप्सूल रात के अंधेरे में अमेरिका के फ्लोरिडा के आसमान में नजर आने लगा। कैप्सूल की लैंडिंग भी अनोखी रही। नीचे आते आते उसके पैराशूट खुल गए और वो मेक्सिको की खाड़ी में आराम से लैंड कर गया। लगभग 9 घंटे का सफर तय करके जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे तो उनके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें बेहद सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता एक-एक कर कैप्सूल से बाहर निकाला गया और उठाकर स्ट्रेचर पर ले जाया गया। सौभाग्य की बात यह कि तस्वीरें देखकर पृथ्वी पर वापसी का सफर जितना शानदार दिखा उतना था नहीं, क्योंकि कैप्सूल में जो टॉयलेट बना था वो टूट गया था और चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 9 घंटे तक डायपर के सहारे रहना पड़ा। वहीं उनके रिप्लेसमेंट के लिए स्पेसएक्स एक दिन बाद 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस में जाएगा, क्योंकि अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सिर्फ 1 अमेरिकी और रूस के 2 अंतरिक्ष यात्री ही बचे हैं। महाराष्ट्र के पुणे से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां फर्नीचर के गोदाम में इतनी भीषण आग लग गई कि देखने वालों की रूह कांप उठी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। गनीमत यह रही कि इसमें सब सुरक्षित रहे, लेकिन इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग में फर्नीचर का वो गोदाम पूरी तरह राख होता दिखा, क्योंकि आग की लपटों ने शायद ही उसका कोई हिस्सा छोड़ा हो जिसे अपनी जद में उसने न लिया। वो गोदाम चारों तरफ से आग से घिरा नजर आया। आग भी इतनी भयानक कि उसे बुझाने वालों की हालत खराब हो गई। वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की 1-2 गाड़ियों से यह आग नहीं बुझी सकी। बताया गया कि दमकल की 14 गाड़ियां वहां बुलानी पड़ी, तब कहीं जाकर आग बुझ पाई, लेकिन तब तक फर्नीचर गोदाम आग में राख हो चुका था। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बारे में पूछताछ करने वाले दोनों संदिग्धों की पहचान हो गई। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि मुंबई पुलिस ने दोनों संदिग्धों का स्केच बनवाया और इसी आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया। दोनों संदिग्धों का स्केच उस टैक्सी ड्राइवर के बयान के आधार पर बनवाया गया था जिसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों संदिग्धों में एक को नवी मुंबई से हिरासत में लिया। पता चला दोनों संदिग्ध गुजरात से मुंबई घूमने आए थे और उन्हें एंटिलिया देखना था। शुरुआती जांच में दोनों संदिग्धों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। एंटिलिया संदिग्ध कार मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो शख्स मुंबई के पास नवी मुंबई इलाके में रहता था। रफाल सौदे में नए आरोपों के बाद फिर सियासी घमासान छिड़ गया। रफाल पर फ्रांस के मीडिया में आई रिपोर्ट के बाद भारत में फिर सियासी हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ा, जबकि बीजेपी ने रफाल सौदे के लिए कांग्रेस पर घूस लेने का आरोप मढ़ा। During which tenure did corruption and commission took place as far as Rafale is concerned will be out. लेकिन कांग्रेस ने सुषेन गुप्ता से बीजेपी के गठजोड़ का आरोप लगाया। सुषेन गुप्ता ही वो बिचौलिया है जिसके जरिए दलाली दिए जाने का आरोप है। 2018 में सुषेन को गिरफ्तार किया गया था। In this government, no FIR, no action on this matter against Sushen Gupta or against his facilitators in the government. परमबीर सिंह से जुड़े वसूली मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। खबर है कि मामले की जांच कर रही सीआईडी के निशाने पर डीसीपी स्तर का एक अधिकारी भी है, जिस पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई आम नागरिकों की हत्या के बाद वहां सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई। खबर है कि पिछले 1 महीने में ही 3000 और जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा कुछ और कंपनियां भी जल्द वहां के संवेदनशील इलाकों में लगाई जाएंगी। पंजाब के पटियाला में रहने वाले एक आदमी की 2 करोड़ की लॉटरी लगी। फर्नीचर का काम करने वाले इस आदमी ने दिवाली के मौके पर यह लॉटरी का टिकट खरीदा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पद्म पुरस्कार दिए। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। साथ ही पैरा एथलीट केवाई वेंकटेश को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यमुना नदी में प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यमुना नदी का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उस पर झाग तैरता नजर आया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस गंदगी का ठीकरा हरियाणा और यूपी सरकार पर फोड़ दिया। लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी यमुना और गंगा नदी का हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है, जिसके जवाब में यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि सच्चाई से भागना और दूसरों को दोष देना सही नहीं।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल सवार दंपति बस के नीचे आने से बाल बाल बच गए। बताया गया कि संतुलन बिगड़ने की वजह से ऐसा हुआ, जो कि सामने आई सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखा। पति पत्नी मोटरसाइकिल पर सवार थे, तभी उनके बगल से एक सरकारी बस गुजरी। इस बीच मोटरसाइकिल चला रहे शख्स का संतुलन बिगड़ा और उसका पैर जैसे ही बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गया, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी उसकी पत्नी बस की तरफ गिरने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो महिला बस के पिछले टायर से टकराकर सड़क पर जा गिरी। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने बस रोक दी और सड़क से गुजर रहे लोगों ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को संभाल लिया, नहीं तो उन दोनों की जान भी जा सकती थी। सौभाग्य की बात है कि सड़क पर चलते समय जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। ये घटना यही सबक देती है। हालांकि चेन्नई नगर निगम का लापरवाह रवैया भी इस मामले में सामने आया। अगर सड़क पर गड्ढा ना होता तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। अरुणाचल प्रदेश में चीन के एक गांव बसाने की खबर पर सूत्रों ने नई जानकारी दी। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के अंदर चीन के गांव बनाने की जो रिपोर्ट जारी की थी, उसे सूत्रों ने खारिज कर दिया और बताया कि अरुणाचल प्रदेश के जिस ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीन ने गांव बसाया, वो उस विवादित इलाके में आता है जहां पहले से ही चीन का नियंत्रण है और लंबे वक्त से वहां चीन की सेना की पोस्ट भी है। असल में 1959 में इस इलाके में भारतीय सेना की असम राइफल्स की पोस्ट पर चीन ने कब्जा कर लिया और काफी वक्त से चीन वहां निर्माण का काम कर रहा है। अफ्रीकी देश नाइजर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां डैन ईसा इलाके में एक खदान धंसने की वजह से इसमें काम करने वाले 18 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां लोगों का हुजूम जुट गया। बताया गया कि सोने की खदान का कुछ हिस्सा सोमवार को अचानक धंस गया, जिसकी वजह से उसमें काम कर रहे 18 मजदूरों की मौत हो गई। इनके शव निकालने के लिए बाकी कई मजदूर काफी देर तक मशक्कत करते दिखाई दिए। इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के गवर्नर भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने जल्द ही वहां सुरक्षा के साधन मुहैया करवाने का वादा भी किया। दिल्ली की हवा में जहर घुलने से हरियाणा और पंजाब पूरी तरह बेपरवाह दिख रहे हैं। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम दोनों राज्यों में पहुंची तो खेतों में पराली या तो जलती हुई दिखी या जलाई जा चुकी दिखी। जबकि सरकारें दावा कर रही हैं कि हालात पहले से काफी बेहतर हैं। आप देख सकते हैं एक बड़े खेत में किस तरह से दिन में पराली जलाई जा रही है। पंजाब में तो बड़े बड़े खेतों से उठता धुआं दूर तक आसानी से दिखता है, लेकिन सरकारी एजेंसियों को इसकी परवाह भी है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। खासतौर पर दिन के वक्त जब दफ्तर खुले भी होंगे और शायद अफसर अपने कमरों में बैठे भी होंगे, लेकिन पराली जलाने पर कार्रवाई करने की सुध लेता कोई नहीं दिखा। या शायद इस बार सियासी दलों ने किसानों को देखकर भी आंखें मूंद ली हैं। सरकार की तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से जो इनकी उम्मीदें होती है वो पूरी नहीं हुई। और पंजाब में तो चुनाव को देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि किसानों को कोई पराली जलाने से रोकने वाला नहीं, भले ही प्रदूषण कितना फैले। हरियाणा में भी सरकार शायद किसानों को छेड़ने के मूड में नहीं है। इसीलिए जब हमारी टीमें फतेहाबाद के खेतों में पहुंची तो किसान बेरोक पराली को आग के हवाले करते दिखे। अब तो दोनों राज्यों के किसान पराली जलाने को गलत तक नहीं मानते। 20 दिन हो गए, मशीन नहीं मिल रही, हम ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, इसलिए ये आग लगाते हैं। कोई हल ही नहीं है इसका, हमें मजबूरी में जलाना पड़ता है। नरमी का कारण चाहे आने वाले चुनाव हों या कुछ और, लेकिन नुकसान बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके फेफड़ों में हवा के साथ जहर पहुंच रहा है। सौभाग्य की बात है कि हर साल हरियाणा और पंजाब की सरकारें प्रदूषण बढ़ते ही ये भी बताने लगती हैं कि उन्हें बड़ी संख्या में पराली जलाने वालों के चालान किए हैं। सरकारों की सख्ती का असर भी होता है। किसान खुलेआम नहीं बल्कि छुप छुप कर पराली जलाया करते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से बिना डरे धड़ल्ले से पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं वो हैरान करने वाला है। हालात देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब के चुनाव से पहले कोई भी पार्टी किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। मिजोरम में राज्य के मुख्य सचिव के पद को लेकर परेशानी खड़ी हो गई। News18.com की रिपोर्ट है कि मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को बदलने की अपील की। उन्होंने दलील दी कि मौजूदा मुख्य सचिव को वहां की क्षेत्रीय भाषा मिजो की जानकारी नहीं है और मुख्य सचिव को वहां की भाषा न आने की वजह से प्रशासनिक काम में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द राज्य के मुख्य सचिव को हटाकर किसी और अफसर को नियुक्त किया जाए और नई नियुक्ति किसी ऐसे अधिकारी की हो जो राज्य की मिजो भाषा जानता हो। यूपी के मुजफ्फरनगर में 18 साल बाद 5 परिवार फिर हिंदू बने। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 5 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया। इन सभी परिवारों ने कुछ साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था। जो पहले थे उसमें आना चाहिए हिंदू धर्म में अपने राज्य से।
हम तंग होकर निकले बस परेशानी में। बीजेपी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार केवल अपने वोट बैंक के लिए फिक्रमंद रहती थी। समाजवादी पार्टी सरकार में जो हिंदू नागरिक है, जो सिख नागरिक है और तमाम धर्मों के और लोग हैं, उनकी कोई इज्जत वो नहीं करते थे। उनको केवल अपने वोट बैंक से मतलब था। विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को टीम इंडिया की T20 टीम की कमान सौंप दी गई। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में ये जिम्मा संभालेंगे। रोहित शर्मा की इस टीम में युजवेंद्र चहल की भी वापसी हो गई, जबकि हार्दिक पांड्या को जगह नहीं दी गई। इसके अलावा विराट कोहली को इस सीरीज में आराम दिया गया है। गुजरात में बढ़े हुए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीदारी शुरू कर दी गई। पिछले साल ये MSP 1055 रुपए था, जो कि इस बार बढ़कर 1110 रुपए कर दिया गया। समीर वानखेड़े के परिवार ने मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की और समीर वानखेड़े पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताया। साथ ही उन्होंने इस मामले में पूरा सच सामने लाने की मांग की। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि सब ठीक हो जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं और शाहजहांपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और अवैध बूचड़खाने चलाने का आरोप लगाया। गौ तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक मोबाइल शोरूम में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। बिहार के सीतामढ़ी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत का आरोप लगाकर उसके परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि एक दिन पहले उस आदमी को पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया था, जिसकी मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस हिरासत में उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी पर उस शख्स के घर वालों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वहां के एक सरकारी अस्पताल में खूब हंगामा किया। उनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से जमकर बहस भी हुई। इसी अस्पताल में उस शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, जिससे लिपटकर उसके घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। मौत के बाद बवाल खड़ा हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। सीतामढ़ी के एसपी ने भरोसा दिया कि उस थाने के प्रभारी समेत दूसरे पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जो थाना प्रभारी हैं उन पर भी लापरवाही को लेकर के विभागीय कार्रवाई की जाएगी, तत्काल। वहां से हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मरने वाले शख्स के घर वाले गुस्से में अस्पताल के एक सुरक्षा कर्मी की राइफल भी छीनते नजर आए। सौभाग्य की बात है कि शराब के नशे में हिरासत में लिए गए आदमी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उसके परिवार वालों ने पुलिस कस्टडी में मौत का आरोप लगाकर न केवल सदर अस्पताल में हंगामा किया, बल्कि शहर के एक बड़े चौराहे पर पहुंचकर वहां की ट्रैफिक व्यवस्था भी ठप कर दी। ये लोग लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जवान छुट्टी न मिलने की वजह से तनाव में हैं, क्योंकि आतंकवाद फैलाने में जुटा पाकिस्तान खुद भी कई मोर्चों पर जूझ रहा है, जिसका खमियाजा उसके सैनिक भुगत रहे हैं। क्योंकि लगातार काम और छुट्टी न मिलने की वजह से पाकिस्तान के जवानों की हालत बेहद खराब है और लंबे वक्त तक घर से दूर रहने की वजह से ज्यादातर जवान गहरे मानसिक तनाव का शिकार हो चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा को सामने आना पड़ा। खबर है कि जनरल बाजवा ने सभी सीनियर अधिकारियों को सैनिकों से बात करने और जरूरत पड़ने पर उनकी काउंसलिंग करने के निर्देश दिए। घर से दूर रहने की वजह से जवान तनाव में ना आए, इसके लिए छुट्टी देने के सिस्टम को सुधारने को भी कहा गया। मध्य प्रदेश के गुना से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां नशे में चूर एक बदमाश ने पुलिस से जमकर धक्का मुक्की की। बताया गया कि यह घटना 3 नवंबर की रात की थी, जिसके बाद आरोपी को जमानत भी मिल गई। हालांकि इसका वीडियो अब सामने आया और जमकर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि नशे में धुत बदमाश सड़क पर खड़े होकर किसी से गाली गलौज कर रहा था, जिसकी खबर पुलिस को दी गई और फिर वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे। जब वो उसे साथ ले जाने की कोशिश करने लगे तो उसने एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया। जवानों के साथ हुई इस बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया। जांच के उपरांत जो भी यथोचित कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, की जाएगी। आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बताया गया कि हंगामा करने वाले शख्स पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। 3 नवंबर की रात को भी वो बीच सड़क पर किसी को धमका रहा था, जिसके बाद उसकी पुलिस वालों से भी हाथापाई हुई। सौभाग्य की बात है कि गुना में बीच सड़क पर जिस शख्स ने पुलिस वालों से बदसलूकी की, उसे पुलिस ने गाली गलौज और हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसे 7 नवंबर को जमानत भी मिल गई। हालांकि तब तक उसका ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था, जिसमें वो पुलिस वाले का कॉलर पकड़ता दिखाई दिया। मामला सामने आने के बाद गुना के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया।
पटना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक आदमी ने गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिसे बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी पूरी जान लगा दी। बताया गया कि जिस वक्त वो शख्स नदी में कूदा तब एनडीआरएफ की एक टीम वहां पेट्रोलिंग कर रही थी और यही वजह रही कि नाव में सवार एनडीआरएफ के कुछ जवान तुरंत नदी में डूब रहे उस शख्स के पास पहुंचे और उन्होंने उसे बचाने की कवायद शुरू कर दी। एक जवान ने नदी में कूदकर उसे डूबने से बचाया, जिसके बाद उस आदमी को नाव के जरिए नदी किनारे तक लेकर आया गया। बाद में उन्होंने उस व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज दिया। अखिलेश यादव ने समाजवादी परफ्यूम जारी किया। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी परफ्यूम जारी किया गया। इसे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया। एसपी ने इस परफ्यूम को जारी करते हुए इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा और बताया कि चुनाव में ये परफ्यूम नफरत को मिटाने का काम करेगा। हालांकि इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और समाजवादी पार्टी पर विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। गुजरात के अरवल्ली में एक लड़की को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में डिप्टी कलेक्टर मयंक पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में पेट्रोल महंगा होने की वजह से यूपी के पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ने लगी, क्योंकि सीमाओं के करीब रहने वाले दिल्ली के लोग सस्ता तेल भरवाने के लिए यूपी पहुंचने लगे। दिल्ली में इससे 8 रुपए महंगा है, तो निश्चित तौर पर जो इस इलाके के आसपास दिल्ली में लोग रहते हैं वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वैट कम होने के बाद यूपी में पेट्रोल की कीमत दिल्ली के मुकाबले करीब 8 रुपए प्रति लीटर तक घट गई। दामों में अंतर आने से बॉर्डर के करीब दिल्ली के पेट्रोल पंप सन्नाटे में डूब गए और लोगों ने वहां पेट्रोल भरवाना ही बंद कर दिया। जहां सस्ता होगा वहीं जाऊंगे पेट्रोल डलवाने, चाहे वो यूपी हो। झारखंड के गिरिडीह में नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि ये बच्चे अपने परिवार के साथ छठ के दौरान नदी में नहाने गए थे। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने बड़ी हस्तियों के अलावा आम लोगों को भी पद्म पुरस्कार दिए जाने पर सरकार की तारीफ की। कर्नाटक की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा ने एक दिन पहले अपना पद्मश्री पुरस्कार नंगे पैर लिया था। इसी का जिक्र करते हुए आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर नई पुरस्कार नीति को सराहा। यूपी के आगरा में राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत नाम के एक हिंदूवादी संगठन ने विधानसभा चुनाव से पहले एक परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ताजमहल से शुरू हुई ये यात्रा अयोध्या में खत्म होगी। देश भर में मनाए जा रहे छठ पूजा के त्योहार पर एक अनोखी परंपरा की तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुगलसराय से सामने आई। वहां व्रत करने वाली महिलाओं ने घोड़ों की पूजा की। घोड़े सूर्य की सवारी हैं और छठ में सूर्य की पूजा करते हुए उनको अर्घ्य दिया जाता है। और इसी वजह से मुगलसराय में बरसों से घोड़ों की पूजा करने की परंपरा निभाई जाती है। इसके लिए घोड़ों को बाकायदा सजा धजाकर पूरे शहर में घुमाया गया। इसके बाद छठ व्रतियों ने इनकी आरती उतारकर प्रसाद भी खिलाया। सूर्यदेव की सवारी तो जो घोड़े हैं वो नगर भ्रमण में करते हैं और आशीर्वाद लोगों को मिलता है। घोड़ों की पूजा करके लोगों ने कोरोना महामारी से निजात पाने की भी दुआ मांगी। आदमी लड़ाई लड़ रहा है, जिस बीमारी से उस बीमारी दूर हो जाए, भगवान से ही प्रार्थना है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में घोड़ों की पूजा के बाद ही सूर्य को अर्घ्य दिए जाने की परंपरा है। सौभाग्य की बात है कि छठ का त्योहार देश के कई राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें उगते और अस्त होते सूर्य को जल चढ़ाने की मान्यता है। इसके अलावा कई जगहों पर अलग अलग परंपराएं भी निभाई जाती हैं। मुगलसराय में होने वाली घोड़ों की पूजा भी उन्हीं में एक है। यहाँ व्रत करने वाली महिलाएं घोड़े की पूजा कर उन्हें खास तौर पर चावल और गुड़ का भोग लगाती हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया। बताया गया कि मारा गया आदमी चाकू लेकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों पर हमले की कोशिश कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक गाड़ी वहां पहुंची और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। सामने आई तस्वीरों में पुलिस की गाड़ी हमलावर के पास खड़ी नजर आई। खबर है कि इस दौरान उसने पुलिस वालों पर भी हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी। चाकू के हमले में एक पुलिस वाले को हल्की चोटें भी आई। इस घटना के बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी नजर आई। हालांकि पुलिस ने अभी इसे आतंकवादी घटना नहीं बताया है, लेकिन इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस महीने उत्तर प्रदेश के कई ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकेले इसी महीने उत्तर प्रदेश के 4 दौरे होने, जिनमें वो प्रदेश को कई सौगातें भी देंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसे प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे बताया जा रहा है। 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी जाएंगे, जहां वो बुंदेलखंड को भी कई तोहफे दे सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। जबकि 25 नवंबर को वो गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह भी अगले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश के 3 अहम दौरे करेंगे।
जिनमें उनका वाराणसी, आजमगढ़ और लखनऊ का दौरा शामिल है। बिहार के पूर्णिया से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पटाखे की एक दुकान में भीषण आग लग गई। छठ पूजा के मौके पर पटाखों की डिमांड बढ़ जाती है और वहां पटाखों की दुकानें भी। ऐसे ही एक दुकान को आग की लपटों ने अपनी जद में ले लिया। उसका ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो लपटों से घिरा ना हो। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पटाखों की उस दुकान से ऊंची ऊंची लपटें धुएं के साथ आसमान की तरफ उठती नजर आई। आग लगने के बाद वहां कई धमाके भी हुए। ऐसे में वहां अफरा तफरी मच गई, लोग दहशत से भर गए। इसी बीच दुकान में लगी आग को बुझाने की कवायद भी तेज हो गई और आखिरकार उन लोगों की मेहनत सफल हुई और थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया। फिल्म कबीर सिंह के गानों से मशहूर हुए संगीतकार विशाल मिश्रा का एक गाना इंटरनेट पर 2 दिन पहले रिलीज हुआ और तेजी से वायरल हुआ। अब तक करीब 18 लाख लोग इस गाने को देख चुके हैं। ये गाना छठ पर्व पर है और छठ का पर्व देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। हालांकि इससे